हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अब लेंगे ऑस्मोसिस। पहले अपन ने डिफ्यूज़न पढ़ा था, अब ऑस्मोसिस पढ़ेंगे और ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है वो उस पर चर्चा करेंगे। विसरण के साथ साथ अब परासरण पढ़ेंगे। विसरण हमने पहले डिफ्यूज़न पढ़ा है, हिंदी में विसरण बोलते हैं, इंग्लिश में डिफ्यूज़न, पर अब परासरण पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। परासरण और डिफ्यूज़न में बेसिक अंतर यही है कि यहाँ पर सेमी परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन का उपयोग होता है। आर्द्र पारगम्य झिल्ली, आपको मैंने परमिएबिलिटी का एक अलग से टॉपिक पढ़ाया था, ध्यान आता हो तो। उसमें मैंने आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में बताया था, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, 4 टाइप्स बताए थे। तो उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग यहाँ पर परासरण वाली प्रक्रिया में होता है, ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस का जो परासरण हिंदी है उसमें हम अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं। और ये जो सबसे पहले नॉलेज नाम के वैज्ञानिक हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी दी थी ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का जो परिभाषा की गई थी वो थी डिफ्यूजन से बिल्कुल अलग। पहली बात तो कि डिफ्यूज़न में अर्ध पारगम्य झिल्ली काम नहीं आ रही है, अंतर भी समझे तो आप। दूसरा, डिफ्यूज़न द्रव, गैस, सॉलिड सब में होता है, जबकि परासरण केवल सॉल्वेंट में होता है। यानी कि सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पानी से है, प्योर वाटर से है। प्योर वाटर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी लिविंग सिस्टम में एंट्री लेता है तो ये पूरा प्रोसेस परासरण कहलाता है। तो परासरण में आप यूँ माने कि सेमी परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन यूज़ होती है, और इसमें पर्टिकुलर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही इंसर्ट होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर सेल के अंदर जाते हैं। जबकि डिफ्यूज़न में एक्चुअल में सभी दिशाओं में मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स किसी की भी हो सकते हैं, गैस के हो सकते हैं, सॉलिड के हो सकते हैं, द्रव के हो सकते हैं। वो सभी दिशा में रैंडमली आराम से चल रहे होते हैं, जहाँ पर उसका सामने स्थापित नहीं होता तब तक वो चलते रहते हैं। यहाँ पे रुकावट डाली जाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, और वो मॉलिक्यूल्स को जब तक अलाउ करती है जब तक वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन साम्य अवस्था में नहीं पहुँच जाए, अदरवाइज उसको बंद कर देती है। ये लिविंग सिस्टम का एक तरीका है ऑस्मोसिस, जो नॉलेज के द्वारा दी गई थी। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट का थिसल लैम्प जो फनल होता है, उस फनल की खास बात ये होती है कि उल्टा एक ऐसा फनल होता है जो थिसल फनल कहलाता है, और इस फनल पर नीचे आप गॉड की जो ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर, उसको लगा देते हैं, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। और ये फनल जो लगाया आपने, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं। शुगर सॉल्यूशन भरने के उपरांत, और इसमें आपको यहाँ तक शुगर सॉल्यूशन भर दिया, और इसको आपने स्टैंड पे लगा दिया, है ना, स्टैंड पे लगा दिया। इसको स्टैंड से टीपिंग कर दी, और यहाँ बीकर में वाटर भर दिया है, पानी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये शुगर सॉल्यूशन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SN, और ये वाटर। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये शुगर सॉल्यूशन है, दैट मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड है, या थोड़ा बहुत 1 मोलर 2 मोलर है, 5 मोलर, जो भी कंसंट्रेशन का आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, बट इस प्योर वाटर से ज़्यादा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन रखता है। ये केवल सॉल्वेंट है, इसमें केवल प्योर वाटर है, पानी है। ये मॉलिक्यूल्स अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे,
और ये मॉलिक्यूल्स अंदर जा कर के इस सॉल्यूशन का लेवल बढ़ाएंगे। जो पहले लेवल यहाँ था, अब ये लेवल धीरे धीरे बढ़ करके ऊपर जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये जंप हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर घुसने के बाद सॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने उसको वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाने के लिए अलाउ कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया हुई इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस या विसरण, सॉरी परासरण, हिंदी में परासरण बोलते हैं। तो परासरण होता है और परासरण के द्वारा जो अंदर पहुंचते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा होता है। अब आपको दूसरा मैं समझाना चाहता हूँ, ऑस्मोसिस के साथ ही दो तरह की प्रक्रिया जो सेल्स में चलती रहती है, एक्सोस्मोसिस, दूसरा होता है एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, इसके लिए आप पोटैटो ऑस्मोस्कोप का डायग्राम पहले देख चुके हैं, पढ़ेंगे 11th क्लास में, परंतु फिर भी वापस अपन इसको रिवाइव करते हैं और रिवीज करते हैं। तो आपको पता है ये दो डायग्राम इसमें काम करते हैं, एक तो ऐसा डायग्राम, एक ये डायग्राम। इसके अंदर बाह्य परासरण और एक अंतः परासरण की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें आपको यहाँ पे आलू का एक टुकड़ा ट्यूबर लिया, उसकी चारों से फीलिंग आउट कर ली और इस पील आउट करके, और यहाँ पर हमने पूरी तरह से हटा दिया इसका पील, और इसके अंदर हमने कंसंट्रेटेड शुगर भर दिया है और इधर पानी। तो ये तो शुगर है और ये वाटर है, प्योर वाटर। ये ट्यूबर है आलू का, इसकी चारों से पील हटा दी, ये मेम्ब्रेन का काम करेगा। और यहाँ पे ये लेवल तक अपन ने भर रखा है क्या, शुगर। अब इस शुगर का लेवल के बाद में ये ए और ये बी पॉइंट। अब जैसे जैसे ये पानी है और इसके अंदर वो एंट्री लेगा, तो ये पानी एंडो कर रहा है। एंडोऑस्मोसिस का मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ से, बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के एटमॉस्फेयर से पानी अंदर सेल के अंदर जा रहा है, कोशिकाओं के अंदर जाता है, हुआ अंदर सिस्टम में जा रहा है, इसलिए ये एंडोऑस्मोसिस कहला रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अंदर सॉल्यूट्स हैं जो कंसनट्रेटेड है, यानी कि शुगर सॉल्यूशन है, दैट इज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन यूँ माने कि कोशिकाओं में जैसे सेल सेप होता है, वैसे ही हाई कंसंट्रेशन वाला सेल सेप हमने आलू के अंदर कैविटी बनाकर भर दिया है। तो बाहर से पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर जा करके इस लेवल को बढ़ाएंगे, और यहाँ लेवल बढ़ करके ये साबित करता है कि इसमें एंडोऑस्मोसिस हुआ है। ऐसे ही इसके विपरीत हम बात करें, दूसरा ट्यूबर वाला पोर्शन यहाँ लिया और ये आलू का बाहर से कैविटी बना करके इसको हटा दिया, ये मेम्ब्रेन का काम करेंगे। और यहाँ पे हमने शुगर सॉल्यूशन भर दिया, क्या भरा है, ये जस्ट उल्टा गिरा है, इसमें शुगर भर दिया और इसमें हमने पानी भरा, वाटर, और वाटर का लेवल यहाँ तक था। तो यूँ माने कि ए और बी, और यहाँ से जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा एक्सोस्मोसिस होगा, और यहाँ का ये लेवल है जो कम हो जाएगा, और यहाँ तक ये पानी का लेवल आ गया है, ये वाटर बाहर निकल के आ गया है सिस्टम में आउटर पार्ट में। तो ये एक्सोस्मोसिस की परिघटना को बताता है, ऑस्मोसिस, और दोस्तों और ये एंडोऑस्मोसिस को बताता है, एंडोऑस्मोसिस, राइट। तो ये दो तरह का ऑस्मोसिस हो गया, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। अब मैं इसके साथ साथ सॉल्यूशन के टाइप्स को भी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो प्लांट सेल होती है उसमें जो सिस्टम काम करता है उसमें कंसंट्रेशन का बड़ा रोल होता है। तो कंसंट्रेशन के आधार पे तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
तीनों सॉल्यूशन में कोशिका किस तरह से प्रतिक्रिया करती है या नहीं करती है उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसमें एक ये सॉल्यूशन, एक ये कोशिका के लिए सॉल्यूशन बना दिया, अब एक ये बीजा बना दिया मैंने। इसमें एक कोशिका ये है, इसके अंदर जो भी सेल्स हैं वो, उसके पार्ट्स हैं और इधर पानी है। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने भरा वो इस और इसकी सेम सॉल्यूशन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन भरा। जो कोशिका के अंदर कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, कोशिका का सेल्स है, तो यहाँ पर भी 0.5 मोलर का ही सॉल्यूशन भरा हमने। तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोनिक, यानी कि अंदर के वातावरण में बाहर के वातावरण में दोनों में ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है 0.5 मोलर 0.5 मोलर का है। इसलिए एक दूसरे की सांद्रता बराबर होने के कारण न तो इसमें पानी का मॉलिक्यूल बाहर अंदर जाएगा और न ही यहाँ से बाहर आएगा। साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है, तो ये दोनों तरफ बराबर बराबर ही रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये बाहर वाले एटमॉस्फेयर में, बाहर वाले सिस्टम में भी पानी की कंसंट्रेशन उतनी है और वहाँ पे भी अंदर भी उतनी है। तो दैट मीन्स दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। परंतु हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक यानी कि जो कोशिका है उसकी जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन से कम वाला सॉल्यूशन इसमें भरें तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपने इसमें भर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे 0.5 मोलर का सॉल्यूशन था तो हमने यहाँ पे 0.1 का सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे 0.1 ml का सॉल्यूशन लिया। दैट मीन्स इसमें पानी ज़्यादा है और सॉलिड कम है, यहाँ पे सॉलिड थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ होगा क्या कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें के कारण यहाँ पानी के मॉलिक्यूल यहाँ अंदर जाना शुरू कर देंगे। कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट के अंदर और पानी की कंसंट्रेशन कम है, और पानी कंसंट्रेशन बाहर के वातावरण में ज़्यादा है, बाहर के सिस्टम में ज़्यादा है। तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गो टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो अंदर जाएंगे और ये पानी अंदर जाना शुरू कर देगा। दिस इज हाइपोटोनिक कॉन्सेप्ट का ये सॉल्यूशन। ये है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में कोशिका श्रिंक हो जाती है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाहर जाता है। बाहर के वातावरण में सेल सेट की जो तुलना करें तो 0.5 मोलर सॉल्यूशन था, तो यहाँ पर हमने भर लिया 1.5 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स कितना ज़्यादा गुना हो गया, उससे 1 गुना ज़्यादा हो रहा है, 1.5 गुना करीब हो गया। तो यहाँ पे इधर जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे, तो इस बाहर वाले सॉल्यूशन में आएंगे क्योंकि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पानी की डिमांड हो रही है। यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स इस लोअर कंसंट्रेशन वाले सेल से बाहर की तरफ आना शुरू कर देंगे और यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूट में पानी की मात्रा बढ़ा देंगे, इसलिए वो एसिड होने लग जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं और सॉल्यूशन के आधार पे कोशिका क्या प्रतिक्रिया करती है। अब मैं चलता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। जो फेफर नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर की परिभाषा दी थी, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब। तो ऑस्मोसिस में अपन अब प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ पे अब प्रेशर की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए फेफर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो समझाने की कोशिश उन्होंने करी कि एक 2 पिस्टन वाला सिस्टम हमने लिया और इसमें बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी गई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ से यहाँ तक ये पिस्टन लगा दिया। ये A और ये B और ये पिस्टन है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है और यहाँ केवल वाटर है, वाटर। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है प्योर और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब ये सॉल्यूशन जो भरा हुआ है इसके अंदर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, SM है,
बीच वाली मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स को इधर जाना है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन जो भरा हुआ है उसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, वो मिलकर के सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रवृत्ति इधर जाने की इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है और ये प्योर वाटर है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये इधर दौड़ेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे। अब इधर जाते हैं तो ये पिस्टन नेचुरली ऊपर जाएगा, परंतु हम इस पिस्टन को वापस ही दबा दें। दैट मीन्स हम इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को रोक रहे हैं कि वो अंदर नहीं आए। तो ये जो दबाव बना रहे हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल की एंट्री रोकने के लिए, इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। परासरण दाब। परासरण दाब का मतलब ये हुआ कि किसी भी सिस्टम में, सेलुलर सिस्टम में, यदि वहाँ पर ऑलरेडी सॉल्यूट है और उसकी कंसंट्रेशन को साम्यावस्था तक ले जाने के लिए पानी के मॉलिक्यूल बाहर के वातावरण से अंदर जाने की चेष्टा करता है और उसको यदि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रोकती है और अंदर वाटर मॉलिक्यूल को जाने नहीं देती है, तो ये जो अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना है, द्रव स्थितिक दाब बना है, ये दाब परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब को फेफर ने इस एक्सपेरिमेंट से समझाया था। और फेफर का ही एक एक्सपेरिमेंट और है जिसके द्वारा विसरण दाब को नापा जाता है कि उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पात्र, इसके अंदर उन्होंने पानी भरवा दिया और ये साथ में एक पोर्सेलिन की ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर बनाई जिसमें पाइप लगा दिया, छिद्र वाला पाइप, और इस पर ये पोर्सेलिन की दी और ये मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। और ये अंदर वाला लेयर है, ये लेयर फेरस साइनाइड की है, फेरस साइनाइड मेम्ब्रेन। फेरस साइनाइड की मेम्ब्रेन की लेयर लगा दी जाती है और इसके अंदर फिर पारा भरा होता है और इस पारे को इस तरह से मैनोमीटर लगा दिया जाता है। ये मैनोमीटर है और ये पूरा इसमें मरकरी भरा होता है। मरकरी से जो इंडिकेशन मिलता है मरकरी को आगे बढ़ने से, वो आपकी रीडिंग नोट करेगा कि वो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरह से मेजर करता है। और ये मरकरी भरा हुआ है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक मरकरी का ये शुगर सॉल्यूशन और यहाँ पे वाटर प्योर वाटर है जिसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। और ये फेरस साइनाइड की यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जाने से सॉल्यूशन रहेगा जो लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ने से ये पुश करेगा और ये पूरा का पूरा पारा है जो आगे बढ़ करके ऊपर की तरफ खिसकेगा। तो ये मैनोमीटर की रीडिंग आ जाती है जो बार्स में नापी जाती है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में नापी जाती है। और ये फेफर ने ऑस्मोटिक प्रेशर नापने का तरीका बताया था और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही बार्स में इसको नापा जाता है। और किसी भी सिस्टम में किस तरह का कितनी बार बार्स में जो होता है प्रेशर वो मेजर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से मैं विसरण परासरण के बारे में आपको ये कह सकता हूँ कि परासरण की मेजरमेंट इस तरह से हो जाती है। और
परासरण के लिए कंपलसरी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स। इसमें पहला है टेम्परेचर। यदि किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो वहाँ पर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है लिविंग सिस्टम का या किसी भी सिस्टम का जिसमें पानी होता है, वो पानी वेपोरेट होकर के वाटर वेपर से ऊपर निकलता है और वहाँ सॉल्यूट कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो अंततः ऑस्मोटिक प्रेशर, उस कंसनट्रेशन सॉल्यूट के कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। दूसरा, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यदि किसी भी सिस्टम में सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें डिफरेंस आता चला जाएगा, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की डिमांड बढ़ जाएगी और वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करने का काम करता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने से। और यदि तीसरा फैक्टर काम करें तो आयोनाइजेशन। दैट मीन्स किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर मॉलिक्यूल्स में या सिस्टम में घोलते हैं, सॉल्वेंट में घोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज होकर के तुरंत घुलने का प्रवृत्ति उसमें होती है। उसकी वजह से जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर तुरंत राइज करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। सपोज करिए सोडियम क्लोराइड का यदि हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर में डालते ही वो आयनाइज हो जाता है, क्लोरीन में, आयोडीन ना सोडियम में, तो इसके तुरंत बाद वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर राइज हो जाता है। तो आज के लिए पराश्रमता में इतना ही। आगे इससे संबंधित और चर्चा हम लोग करेंगे, परंतु मेरे ख्याल से आप लोगों को आज परासरण के तीनों चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रक्रिया, ये किस तरह से काम करता है और इसके नापने का काम से तरीके होते हैं। इसके साथ साथ कोशिकाओं में किस तरह से एक्सोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस होता है और तीनों तरह के सॉल्यूशन जिसके आधार पर कोशिकाएं अपने आप की प्रतिक्रिया देती हैं, नहीं देती हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के आधार पर कोशिकाओं का व्यवहार कैसा रहता है, ये सब हमने आज देखा। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।